सिफारत खाने पर कमांडो एक्शन का फैसला हो चुका था। तय ये हुआ कि हम स्याह रंग के तंग पतलून कमीज में मलबूस होंगे, हमारे पाँव में नीले रंग के रबर के जूते होंगे, साइलेंसर वाला रिवॉल्वर पोशाली के पास रहेगा, मैं चाकू अपने पास रखूंगा। रात 10:30 बजे तक हम पोशाली के फ्लैट में ही बत्ती बुझाकर बैठे रहेंगे। वहाँ से ठीक 10:30 बजे सिफारत खाने की तरफ रवाना होंगे। सिफारत खाना वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम कोई टैक्सी वगैरह नहीं लेंगे, बल्कि अलग अलग चलते हुए बंगले की अकबी दीवार के पास आकर मिलेंगे। एहतियात के तौर पर यह भी तय हुआ कि दिन के वक्त हम किसी न किसी बहाने बंगले के अकबी हिस्से में वाक़ समरनॉफ के क्वार्टर की दीवार का जायजा लेंगे। पोशाली उस दीवार को एक बार जाकर देखा ही थी। मैं रात के 11 बजे पोशाली के फ्लैट से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। बड़ी सड़क पर आकर टैक्सी ली और अपने क्वार्टर में आकर पलंग पर लेटकर देर तक कल के कमांडो ऑपरेशन के बारे में गौर व फिक्र करता रहा। किसी वक्त ये मिशन आसान लगता, किसी वक्त महसूस होता कि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। अपने एजेंट ने अभी तक हम में से किसी के साथ खुफिया फ्रीक्वेंसी पर कोई बात नहीं की थी। दूसरे दिन हस्बे मामूल सिफारत खाने में आकर अपने मामूल के मुताबिक मसरूफ हो गया। पोशाली से दोपहर तक मेरा आमना सामना न हो सका। इस दौरान ट्रैश फेंकने के बहाने में सिफारत खाने के पिछवाड़े गया। यहाँ समरनॉफ के क्वार्टर की दीवार को देखा। ये कद्दे आदम दीवार थी। उसकी दूसरी जानिब दूसरे सिफारती अफसरों के बंगला नुमा क्वार्टर थे। सफीर और फर्स्ट सेक्रेटरी वगैरह सिफारत खाने की ऊपर वाली मंजिल के फ्लैटों में रहते थे। दीवार के करीब करीब कोई दरख्त नहीं था, शायद दरख्त सिक्योरिटी की खातिर कटवा दिए गए थे। इस दीवार को फांदा जा सकता था। हैरानी की बात थी कि दीवार के ऊपर खारदार तार नहीं लगा था। असल में श्रीलंका में उस सिफारत खाने वालों के हालात साजगार और पुरसुकून थे। कभी उनके किसी सिफारत खाने पर हमला नहीं हुआ था। मैंने ट्रैश खाली ड्रम में फेंका और वापस आकर सिफारत खाने के बाग में एक जानिब बैठ गया। लंच के बाद सपहर में कॉरिडोर का फर्श साफ कर रहा था कि पोशाली सामने से नमूदार हुई। वो हाथ में एक कागज लिए तेज कदमों से चली आ रही थी। मेरे करीब से गुजरते हुए उसने मानी खेज नजरों से मुझे देखा और कोई बात किए बगैर नीचे तहखाने को जाने वाली सीढ़ियां उतरने लगी। आज रात हमें हमला करना था। ये हमला हमारी मौत की सूरत में भी खत्म हो सकता था और हम चाणक्य प्लान उड़ा कर ले जाने में कामयाब भी हो सकते थे। 4 बजे छुट्टी करके मैं अपने क्वार्टर में आकर लेट गया और बज़ाहिर अंग्रेजी की एक किताब खोलकर अपनी आंखों के सामने कर ली। असल में मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। मेरा जहन रात के मिशन में उलझा हुआ था। पोशाली पर मेरा यकीन भी था और किसी वक्त ये यकीन मुतजलजल भी हो जाता था। रात को मैंने चौक के रेस्तोरां में आकर खाना खाया। जब रात के 8:45 बजे तो मैं बस में सवार होकर पोशाली के समंदर वाले फ्लैट की तरफ चल दिया। पोशाली के फ्लैट की सारी बत्तियां बुझी हुई थीं। मेरी खास दस्तक पर पोशाली दरवाजा खोलकर मुझे अपने बेडरूम में ले गई, जहां मेज पर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी बड़ी मुश्किल से कमरे को रोशन किए हुए थी। पोशाली ने अलमारी में से स्याह रंग की 2 जीन्स और उसी रंग की 2 शर्टें निकाल कर मेज पर रख दी और बोली, ये हम दोनों के साइज की हैं। फिर उसने नायलॉन की 2 रस्सियां और कपड़े की टेप का रिंग निकाल कर मुझे दिखाया। ये टेप अस्पतालों में जख्मियों की पट्टी के ऊपर उसे अपनी जगह पर जमा कर रखने के लिए लगाया जाता था। इससे बढ़कर जबरदस्त चिपकने वाले कपड़े की टेप और कोई नहीं हो सकती थी। पोशाली अपनी पतलून, टी शर्ट और जॉगर बूट लेकर बाथरूम में चली गई और बोली, इतनी देर में तुम कपड़े तब्दील कर लो। मैंने उसके चाहते ही काली जीन्स और टी शर्ट पहन ली। दोनों कपड़े मेरे जिस्म के साथ चिपक गए थे, मगर मैं आसानी से हरकत कर सकता था। बूट भी फिट थे। थोड़ी देर में पोशाली बाथरूम से बाहर निकली तो वो भी पूरी कमांडो बन चुकी थी। उसने नायलॉन की रस्सी अपनी पतलून की जेब में संभाल कर रख ली। रिवॉल्वर का मैगजीन चेक किया, उसमें पूरी 12 गोलियां भरी हुई थी। साइलेंसर को खोलकर नाली पर दोबारा फिट किया। अपने माथे पर उसने काले रंग का रबर बैंड इस तरह लगा लिया कि उसके बाल उसमें जकड़ गए। मुझे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे सर के बाल अभी उगना शुरू ही हुए थे। पोशाली ने एक बार फिर सिफारत खाने के कमरों का नक्शा निकाल कर सामने रखा और हम उसे गौर से देखने लगे। फिर उसने नक्शा लपेट कर अलमारी में लॉक करके रख दिया। फिर बोली, तुम अगर पहले पहुंच जाओ तो समरनॉफ के क्वार्टर की अकबी दीवार के पीछे मेरा इंतजार करना। रात को गेट पर सिर्फ एक ही सिन्हाली सिपाही पहरा देता है, कोई दूसरी गार्ड राउंड पर नहीं होती, और अगर कोई सिपाही उधर आ निकला तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना होगा। चाकू इसी मकसद के लिए तुम्हारे पास रहने दिया है। फिर उसने कार्नस पर रखी हुई घड़ी को देखा। अभी 11 नहीं बजे थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। पोशाली किचन में चली गई और चाय बनाकर ले आई। चाय बगैर दूध
वजूद के थी, ये इसलिए कि हमारे आसाब होशियार रहें। ऊँघ आ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे गर्म गर्म तल्ख चाय ने मुझे चाको चौबंद कर दिया। हम अपने ही मिशन के बारे में बातें करते रहे। मैंने 3-4 सिगरेट फूंक डाले। दरअसल अंदर से मुझे उस मिशन की कामयाबी में कुछ शक सा था, जिसकी वजह से मैं कुछ मुस्तरिब था, मगर दिल में ये अहद कर रखा था कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो पोशाली को हर हालत में वहां से निकाल कर ले आऊंगा। सिफारत खाने का बंगला वहां से 10 मिनट के रास्ते पर था। पोशाली ने मुझे एक आसान रास्ता बता दिया था। वो दूसरी सड़क पर से होकर वहां जा रही थी। ठीक 11:15 बजे पोशाली उठ खड़ी हुई। उसने रिवॉल्वर निकाल कर आखिरी बार चेक किया और बोली, तुम पहले निकलोगे। मैंने चाकू पतलून की सीधी जेब में रखा हुआ था। मैंने पोशाली को खुदा हाफिज कहा। उसने कोई जवाब न दिया। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त लग रहा था। उसने मुझे हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। मैं अभी दरवाजे में ही था कि मेरे पीछे मोमबत्ती बुझा दी गई। दरवाजे से निकलते ही मैंने सड़क पर आने की बजाय अपना रुख साहिल समंदर के नारियल के दरख्तों की तरफ कर लिया। इस रास्ते से मैं पहले भी 2-1 बार गुजर चुका था। ये इलाका सुनसान था। दूर सड़क पर से गाड़ियां गुजर रही थीं। यहाँ दरख्तों के नीचे जमीन रेतीली थी। मेरे कपड़े स्याह रंग के थे, जिसकी वजह से मैं अंधेरे में घुल मिल गया था। आगे एक छोटी सड़क को क्रॉस करने के बाद फिर एक गैर आबाद छोटे से मैदान में दाखिल हो गया। अब कुछ फासले पर बंगलों की एक कतार की रोशनियां नजर आने लगी थी। इन्हीं बंगलों में एक बंगले में वो सिफारत खाना था जो हमारा टारगेट था। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि ये मिशन कामयाबी से हमकनार हो। जिस सड़क पर थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर बंगले बने हुए थे, वो सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं सड़क के नशेब में पल भर के लिए रुककर सड़क का जायजा लेने लगा। तकरीबन सभी बंगलों के बरामदों में बल्ब जल रहे थे। बाएं हाथ 2 मंजिला बंगला था। उसके बंद गेट के बाहर एक छोटे कद का सिन्हाली पहरे पर मौजूद था। इस सिन्हाली सिपाही से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे पहले वाले दोनों बंगलों के पहलू से गुजरकर सिफारत खाने के अकब में जाना था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि पोशाली किसी भी लम्हे पहुंचने वाली थी। आखिरी बार मैंने सड़क के दाएं बाएं नजर दौड़ाई और मौका देखकर तेजी से सड़क क्रॉस कर गया। जिस बंगले के करीब से गुजरकर मैं उसकी दीवार के साथ साथ चलने लगा, उसमें से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज बुलंद हुई। थोड़ी देर के बाद ये आवाज गायब हो गई। बंगलों के पीछे जमीन पर गहरे गड्ढे पड़े हुए थे। यहाँ से मिट्टी निकाली गई थी। इन गड्ढों के किनारों पर लंबी लंबी घास उगी हुई थी। रात अंधेरी थी। आसमान पर कभी बादलों के टुकड़े तैरने लगते और कभी सितारे झिलमिलाने लगते। मैं अब पूरी तरह होशियार और चौकस था। मैंने चाकू जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया था, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता था। कोई भी चौकीदार अचानक सामने आकर मुझे ललकार सकता था। मैं झुककर बंगले की दीवार के करीब आकर रुक गया। यहाँ खुद रौ झाड़ियों की कसरत थी। ये झाड़ियाँ 4-5 फुट तक ऊंची थीं। मैंने झाड़ियों के पीछे से सिफारत खाने की अकबी लॉन में निगाह डाली। ये सीक्रेट ऑफिसर समरनॉफ के कमरे का पिछवाड़ा था। अकबी बरामदे में एक बल्ब जल रहा था। क्वार्टर के सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। पोशाली को इन कमरों का हुदूद दरबा मालूम था। वो उस क्वार्टर में 2-1 बार जा चुकी थी। मैं दीवार के सामने झाड़ियों में छुप कर बैठ गया और पोशाली का इंतजार करने लगा। चाकू अभी तक मेरे हाथ में ही था। मेरी आंखें अंधेरे में बड़ी होशियारी से उस तरफ देख रही थीं जिधर से पोशाली को आना था। बमुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे कि एक हजूला झाड़ियों से निकलकर मेरी झाड़ियों की तरफ बढ़ा। मेरी गिरफ्त चाकू पर मजबूत हो गई। मैंने सांस रोक लिया, मगर वो पोशाली थी। वो झुकी झुकी एक माहिर गोरीले की तरह कदम कदम आगे बढ़ती मेरे पास आकर पंजों के बल बैठ गई। सरगोशी में बोली, समरनॉफ के कमरे की बत्ती जल रही है। मैंने पूछा, वो कब तक सो जाएगा? पोशाली ने सांस खींचकर उसे आहिस्ता से छोड़ते हुए कहा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम चुपचाप झाड़ियों की ओट में बैठे रहे। हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। पोशाली बिल्कुल मेरे सामने लगकर बैठी थी। फिर उसने माथे पर आता पसीना साफ किया और उठकर बंगले के पिछवाड़े नजर डाली। फिर जल्दी से बैठ गई और सरगोशी में कहा, बत्ती अभी तक जल रही है। वक्त गुजरता जा रहा था। हमें वहां बैठे बैठे जब तकरीबन आधा घंटा गुजर गया तो पोशाली बेचैन होकर उठी। फिर बोली, इससे ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर वो जाग रहा है तब भी ठीक है, मेरे साथ आओ। हम अंधेरे में झाड़ियों से निकलकर बंगले की दीवार के पास आ गए। पोशाली ने दीवार के साथ घोड़ी बनने का इशारा किया। मैं दीवार के साथ लगकर घोड़े की तरह झुक गया। पोशाली ने मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर कहा, मेरे दीवार पर चढ़ने के बाद तुम भी अंदर आ जाना। तुम दीवार पर चढ़ जाओगे। उसने मेरी कमर पर पांव रखा और फिर दीवार की मुंडेर को दोनों हाथों से पकड़कर दूसरी तरफ एक निगाह डाली और उसके ऊपर चढ़कर दूसरी जानिब क्यारियों में कूद गई। वो ऐसी महारत से कूदी थी कि मुझे उसकी जरा सी धमक भी सुनाई न दी। उसके बाद मैंने उछलकर दीवार की मुंडेर को पकड़ा और दोनों टांगे दीवार की मुंडेर पर ले आया। मैंने दीवार पर ही बिल्कुल सीधे लेटे लेटे नीचे बाग में देखा। पोशाली एक जगह अंधेरे में सिमट कर बैठी मुझे हाथ से नीचे आने का इशारा कर रही थी। मैं भी आहिस्ता से दूसरी तरफ बागीचे में कूद गया।
रोशनी सिर्फ बरामदे तक ही महदूद थी। बागीचे की दीवार के साथ साथ गहरा अंधेरा छाया था। पोशाली दीवार के साथ साथ चलने लगी। अब उसके हाथ में रिवॉल्वर मुझे नजर आया। मेरे हाथ में कमांडो चाकू था। उसे मालूम था कि कहाँ जाकर रुकना और कहाँ से तेजी से गुजरना है। मैं उसके पीछे पीछे था और उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। वो अकबी बरामदे को छोड़कर सामने वाले बरामदे में उस जगह जाकर रुक गई जहाँ सिफारत खाने की राहदारी आकर खत्म होती थी। मैं भी जहाँ था वहीं रुक गया और अंधेरे में उसे गौर से देखने लगा। उस तरफ बरामदे में कोई बत्ती रोशन नहीं थी, सिर्फ राहदारी के शुरू में जो ट्यूबलाइट लगी थी उसकी धीमी धीमी रोशनी वहां तक आ रही थी। हम एक दूसरे से तकरीबन 7 कदमों के फासले पर अंधेरे में झुककर खड़े हुए। पोशाली समरनॉफ के बरामदे के सुतून से लिपटी हुई चौड़े पत्तों वाली उस्तवाई बेल के पीछे थी और मैं छोटे से लॉन में केले के दरख्त के पीछे छुपा हुआ उसे तक रहा था। पहले हमारा इरादा किचन की तरफ से समरनॉफ के कमरे में दाखिल होने का था, मगर समरनॉफ के कमरे की बत्ती बुझी नहीं थी। इसलिए अब ये तय हुआ कि हम सामने वाले दरवाजे के पास जाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। पोशाली ने आगे बढ़ने से पहले मुझे सरगोशी में बता दिया था कि वो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेगी कि कमरे में समरनॉफ के अलावा कोई और शख्स तो नहीं है। इसके लिए पोशाली बरामदे में रेंगती हुई माहिर कमांडो की तरह दरवाजे के साथ वाली खिड़की के करीब गई। मैं उसे बराबर देख रहा था। फिर उसने जरा सा सर उठाकर खिड़की के शीशे में से अंदर देखा और जल्दी से सर नीचे कर लिया। वो उसी तरह तेजी से रेंगती हुई मेरे पास आई और सरगोशी में कहा, वो अकेला है, मैं उसे बाहर निकालूंगी, तुम दरवाजे की दूसरी जानिब आ जाना। जो ही वो बाहर निकले उसे एक ही जर्ब से गिरा देना, उसके बाद हम उसे दबोच लेंगे। इससे पहले कि मैं उसे हमले की कमजोरियों से आगाह करता, पोशाली तेजी से रेंगती हुई वापस बरामदे में चली गई। रिवॉल्वर उसके हाथ में था। वो बरामदे में दरवाजे से कोई 7 फुट के फासले पर आकर बैठ गई। वो दरवाजे पर फेंकने के लिए कोई कंकड़ ढूंढ रही थी कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंदर की रोशनी सर्च लाइट की तरह पोशाली के चेहरे पर पड़ी। पोशाली जल्दी से उठ खड़ी हुई। ये समरनॉफ था। उसने पोशाली को देखते ही हैरानी से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ? ठक की आवाज के साथ पोशाली के रिवॉल्वर से गोली निकलकर समरनॉफ के सीने में पेवस्त हो गई। वो सीने पर हाथ रखकर दोहरा हो गया। पोशाली छलांग लगाकर उसके ऊपर आ गई और ठक ठक से 2 मजीद गोलियां उसके सर पर फायर कर दी। समरनॉफ वहीं ढेर हो गया। पोशाली ने लपक कर दरवाजा बंद कर दिया। बरामदे में एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैं भी रेंगता हुआ उसके पास आ गया। पोशाली ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, मैं अंदर जाकर बत्ती बुझाती हूँ, इसे अंदर खींच लाओ। वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर समरनॉफ के कमरे में घुस गई। कमरे की बत्ती गुल हो गई। पोशाली ने दरवाजा खोल दिया और हम समरनॉफ की लाश को घसीट कर उसके कमरे में ले गए। दरवाजा बंद करके पोशाली ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, ये तुमने क्या किया पोशाली? वो गुस्से से फुनकारती हुई बोली, इस हरामी ने मुझे देख लिया था, ये शोर मचा सकता था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं लपक कर उसकी गर्दन दबोच सकती। मैं उसके आधे सेकंड का मजीद वक्फा देती तो वो शोर मचा देता। खुदा जाने कमबख्त अचानक बाहर क्यों निकल आया। मैंने झुककर समरनॉफ की लाश को देखा। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वो मर चुका था, मगर सीने में जो गोली लगी थी उसके जख्म से खून अभी तक उबल रहा था। पोशाली ने बेचैनी से अंधेरे में जरा सा दरवाजा खोल कर बाहर देखा। पलट कर धीमी सरगोशी में कहने लगी, मैं अगर फायर न करती तो सिक्योरिटी गार्ड अब तक यहाँ पहुँच चुके होते और हमारा यहाँ से जिंदा निकल जाना नामुमकिन था। मैंने पूछा, अब हमें क्या करना होगा? समरनॉफ तो मर गया है, अब हम आहनी सेफ का कॉम्बिनेशन कहाँ से हासिल करेंगे? पोशाली ने रिवॉल्वर अपनी पतलून के साथ रगड़ते हुए कहा, अगर यहाँ से वापस चले जाते हैं तो कल हम सबसे पूछगिछ होगी। हो सकता है सिफारत खाने के सुराग रसानों को यहाँ कहीं से हमारी उंगलियों के निशान मिल जाएं। अब अगर हम सिफारत खाने में जाते हैं तो बच नहीं सकेंगे, हमें यकीनन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीवार पर भी हमारी उंगलियों के निशान पड़े हैं, हम कहाँ कहाँ उन्हें साफ करेंगे? मैंने पूछा, फिर तुम क्या सोचती हो? कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। मुझे पोशाली के सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अंधेरे में मुझे देख रही थी। उसने मेरे बाजू को जोर से पकड़ा और बोली, हम इसी वक्त हमला करेंगे, मेरे साथ आओ। और उसने दरवाजा खोल दिया। राहदारी की धीमी रोशनी में निकलते ही वो फर्श पर औंधे मुंह लेट गई और उसने कोहनियों के बल राहदारी में रेंगना शुरू कर दिया। पोशाली एक फैसला कर चुकी थी और उस पर अमल भी शुरू कर दिया था। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं भी तेजी से रेंगता हुआ उसके पीछे चला आया। राहदारी खाली थी। सिफारत खाने के सामने वाले गेट की जानिब से किसी की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं साकित हो गया। पोशाली भी रेंगते हुए रुक गई, फिर तेजी से पीछे हटकर मेरे करीब आई और अपना मुंह मेरे कान के साथ लगाकर बोली, ये सिन्हाली गार्ड की आवाज थी। वो पहरा देते हुए कभी कभी होशियार होशियार का सिन्हाली में नारा लगाता है, मेरे पीछे आओ। हम राहदारी की दीवार के साथ लगकर रेंग रहे थे। मैं उस सारे इलाके से वाकिफ था। आगे जाकर राहदारी उस तरफ घूम जाती थी जिधर निचली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियां थी और जहां पोशाली की इत्तला के मुताबिक रात को 2 सिक्योरिटी ऑफिसर पहरे पर होते थे। जहां राहदारी बाएं तरफ घूम गई थी
वहाँ छत के साथ बल्ब जल रहा था। अब ये खतरा सामने था कि किसी भी वक्त कोई सिक्योरिटी ऑफिसर उधर आ सकता है। पोशाली रेंगती हुई दीवार के साथ लगकर वहाँ जाकर रुक गई जहाँ राहदारी घूम जाती थी। उसने सर जरा आगे निकाल कर देखा और फिर पीछे घसीटती हुई मेरे करीब आकर उंगली से इशारा किया, जिसका मतलब था कि वहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। हम मौत के पेट में आ गए थे। पीछे एक लाश भी छोड़ आए थे। मैं पोशाली के पाँव के करीब रेंग कर आ गया था। खुला चाकू मेरे हाथ में था। पोशाली कोहनियों के बल आगे बढ़ी। उसने सर बाहर निकाल कर दूसरी जानिब देखा, फिर खुदा जाने कहां से जैसे एक बिजली सी लपकी। वो तड़प कर राहदारी के दरमियान में आकर दोनों टांगे फैला कर खड़ी हुई, रिवॉल्वर दोनों हाथों में लिया और ठक 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 ऊपर तले 3 फायर कर दिए। साथ ही वो तेजी से बैठ गई और जिधर फायर किया था उधर को लपकी। मैं उसके पीछे पीछे गया। क्या देखता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड की लाश फर्श पर दोहरी पड़ी है। नीचे दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की एक ही गोली ने ताला खोल दिया। हम लाश को साथ ही लेकर तहखाने में आ गए। आगे एक ड्योढ़ी थी। उसके आगे दीवारों के साथ शेल्फ लगे थे जो छत तक चले गए थे। यहाँ ट्यूबलाइट्स रोशन थी। पोशाली यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। हमने दरवाजा बंद कर दिया। पोशाली मुझे लेकर समरनॉफ की मेज पर आ गई। हमने उसकी दराजों के कुफल तोड़ डाले और फाइलों और खुफिया कागजों को देखना शुरू कर दिया। दूसरा गार्ड वहाँ नहीं था। उसके आने का धड़का लगा हुआ था। वो किसी वक्त भी आ सकता था। अचानक पोशाली तड़प कर तहखाने के दरवाजे की तरफ लपकी। उसने दीवार वाले सॉकेट के डिब्बे को खोल कर बड़ी एहतियात से अलार्म के तारों को अलग कर दिया। मैंने कहा, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? पोशाली समरनॉफ के कागजात को देख देख कर फेंकते हुए बोली, कुछ मालूम नहीं। इसका मतलब था कि किसी भी वक्त हमारा पाँव किसी बारूदी सुरंग पर पड़ सकता था। अब मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि पोशाली में एक दलेर कमांडो जैसी जहानत और दूरंदेशी नहीं है। वो जज्बात की रौ में बहती हुई मुझे भी अपने साथ एक ऐसी जगह ले आई थी जहां कदम कदम पर जमीन के अंदर बारूदी सुरंगें बिछी थी। हम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते थे और उसके बाद शायद हमारी लाशें भी गायब कर दी जाती और सिफारत खाने वालों से कोई नहीं पूछ सकता था। पोशाली फाइलों और कागजात में से आहनी सेफ के ताले का कॉम्बिनेशन तलाश कर रही थी और सीढ़ियों में सिक्योरिटी ऑफिसर का खून बिखरा हुआ था। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अगर आ जाता है तो फिर हमारी खैर नहीं थी। अगर अलार्म नहीं बोलता तो वो एक फायर करके सिफारत खाने के सब लोगों और दूसरे गार्ड्स को बेदार कर सकता है। मैंने पोशाली के करीब जाकर कहा, खुदा के लिए वक्त जाया न करो, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सेफ के ताले पर फायर करो, शायद खुल जाए। आहनी सेफ दीवार के साथ कोने में लगा था। पोशाली जल्दी से सेफ के पास आई, रिवॉल्वर की नाली को सेफ के गोल हैंडल नुमा ताले के साथ लगाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली फौलादी ताले से टकराई तो ज्यादा आवाज बुलंद हुई। इस आवाज ने हमारे आसाब को झंझोड़ कर रख दिया। ये खतरे के अलार्म की आवाज थी जिससे सारी इमारत गूंज उठी। पोशाली ने करीब आते खतरे से बेनियाज होकर सेफ के आहनी दरवाजे को खोलने के लिए झटका दिया, मगर सेफ बंद था। मैंने चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकलो। हम दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर अब ऊपर लोगों के भागने और एक दूसरे को आवाजें देने का शोर बुलंद हो रहा था। फिर सीढ़ियों पर तेजी से उतरते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और एक फायर हुआ। मैं और पोशाली छलांग लगाकर सीढ़ियों के पीछे हो गए। जो ही पहला आदमी दरवाजे में नमूदार हुआ, पोशाली के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली उसके सीने में पैवस्त हो गई और वो लड़खड़ा कर गिरा। उसके हाथ में सब मशीन गन थी। उसके बाद दरवाजे में से हम पर फायर आने लगा। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, मगर अफसोस पोशाली के रिवॉल्वर में ज्यादा गोलियां नहीं थी। जब हमारी तरफ से कोई फायर न हुआ तो ड्योढ़ी वाले दरवाजे की ओट से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स छलांगे लगाकर कमरे में कूदे और एकदम से फर्श पर लेटकर उन्होंने धड़ाधड़ फायर खोल दिया। गोलियां मेज के परखचे उड़ाने लगी। 2 और सिक्योरिटी गार्ड्स छलांग लगाकर अंदर घुस आए और उन्होंने हमें हाथ खड़े करने का हुक्म दिया। हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने पोशाली की तरफ और पोशाली ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पुरअज़्म चमक थी। उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका था। उसे आखिरी दम तक यकीन था कि वो वहां से निकल जाएगी, वरना वो खुदकुशी के लिए एक गोली रिवॉल्वर में जरूर बचा कर रखती। गार्ड्स ने हमें निहत्ता देखा तो हमारे हाथ खड़े करने का भी इंतजार न किया और हम पर पिल पड़े। 1 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने हमें अपने काबू में कर लिया। उस वक्त तक मजीद सिक्योरिटी गार्ड्स और गैर मुल्की सफीर और उसके अमले के आला अफसर भी शबखाबी के लिबास में नीचे आ चुके थे। सफीर का सर बीच में से गंजा था और वो काफी मौमर था। उसने हम दोनों को घूर कर देखा और फिर आहनी सेफ के पास जाकर उसका जायजा लिया। अपनी जबान में उसने सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडर को कुछ कहा और अपने अहलकारों के साथ तेजी से ऊपर चल दिया। हमारे हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई थी। जिन हालात में हम पकड़े गए थे वो नाकाबिले यकीन और बेबस कर देने वाले हालात थे। ऐसे हालात में कोई जादूगर ही दुश्मन के नरगे से निकल सकता है। सिक्योरिटी कमांडर ने मेरा चाकू और पोशाली का रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने हमारी तलाशी ली। पोशाली की जेब से नायलॉन की रस्सी बरामद हुई। ये बात बड़ी गनीमत थी कि बॉल पॉइंट ट्रांसमीटर हम अपने साथ नहीं लाए थे। दोनों ट्रांसमीटर बॉल
बॉल पॉइंट हमने पोशाली के फ्लैट में उसके पलंग के गद्दे के नीचे रख दिए थे। इसकी वजह यह थी कि हमने अपने एजेंट की हिदायत के खिलाफ ये ऑपरेशन किया था और जाहिर है हमें उससे राब्ता पैदा करने की जरूरत नहीं थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि पोशाली का फैसला जज्बाती था और हमने इस ऑपरेशन पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया। पोशाली को और मुझे पहचान लिया गया था। हम दोनों इसी सिफारत खाने में मुलाजिम थे। हमें इस तहखाने से भी नीचे एक तारीक कोठरी में धकेल कर दरवाजा मुकफ्फल कर दिया गया। अंधेरे में हम एक दूसरे को देखने की कोशिश करने लगे मगर यहाँ बहुत तारीकी थी। पोशाली ने जैसे दांत पीसते हुए कहा, सेफ में 2 अलार्म लगे थे। मैंने पूरी रिसर्च नहीं की थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है यहाँ खुफिया माइक्रोफोन नस्ब हो। पोशाली खामोश रही। उसने अंधेरे में मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा, कुछ भी हो जाए हमें जबान नहीं खोलनी चाहिए। हम इन लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। मैं चुप रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात ने जैसे यलगार कर रखी थी। पोशाली एक बार फिर अपने होंठ मेरे कान के करीब ले आई। बोली, ये हमें किसी कोर्ट में नहीं पेश करेंगे। हमारी खबर किसी को मालूम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।